हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली बिहार वीएसएससी की ओर से ऑफिस अटेंडेंट के 3727 पदों की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने इसका अभी तक ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग बिहार वीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि बिहार वीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया, यानी भारत में किस राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो भारत के मिजोरम राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है ये सबसे अधिक है। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्योगों का विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि, जल संसाधनों का संरक्षण, खनिज उत्पादन में वृद्धि। तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो दूसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व? भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल? तो भारत में सबसे अधिक कोयला जो है ना ये झारखंड राज्य में पाया जाता है। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सीईए इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए किस क्षेत्र से संबंधित है? खनन, ऊर्जा, कृषि, जल संसाधन। तो मेरे प्यारे बच्चों, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए जो है ना ये ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है, जिसे आप एनर्जी कहते हैं। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेक इन इंडिया स्कीम? मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? विदेशी निवेश बढ़ाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, वन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन रोकना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य है विदेशी निवेश बढ़ाना। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो पांचवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन ए फेडरल सिस्टम हु हैज़ कंट्रोल ओवर द यूनियन लिस्ट? संघीय शासन प्रणाली में संघ सूची का नियंत्रण किसके पास होता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पंचायत, राज्यपाल। तो इसका नियंत्रण किसके पास रहता है? तो इसका नियंत्रण जो है ना गाइस केंद्र सरकार के पास में रहता है। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध किस भाग में वर्णित हैं? तो भारतीय संविधान में केंद्र राज्य जो है ना ये किस संविधान में वर्णित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये वर्णित है भाग 11 में। तो सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्यों अपनाई जाती है? व्हाई हैज़ ए मल्टी पार्टी सिस्टम बीन अडॉप्ट इन इंडिया? राजनीतिक स्थिरता के लिए, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण, आर्थिक विकास के लिए, विदेशी नीति के लिए। किस लिए अपनाई जाती है? सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण। तो आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो आठवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल ऑयल इन इंडिया? भारत में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान?
तो भारत में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये है गुजरात। तो 9वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी। राष्ट्रीय जल नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संसाधनों का समान वितरण, कृषि सिंचाई का विस्तार, उद्योगों को पानी उपलब्ध कराना, बाढ़ नियंत्रण। तो राष्ट्रीय जल नीति का मुख्य उद्देश्य है जल संसाधनों का समान वितरण। तो 10वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 10वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 11वां क्वेश्चन देखेगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या 61वां संशोधन। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा 73वें संशोधन में मिला था। तो 11वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, सोलर एनर्जी इज व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स। सौर ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? नवीनीकरणीय, गैर नवीनीकरणीय, सीमित या कृत्रिम। तो सौर ऊर्जा जो है ना ये नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो 12वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 12वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है? राज्यों का क्षेत्रफल, राज्यों की जनसंख्या, राज्यों की आय, राज्यों का औद्योगिक विकास। तो मेरे प्यारे बच्चों राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यों की जनसंख्या के आधार पर होता है। तो 13वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 13वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 1951, 1957, 1961, 1972। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट वर्ष 1951 में लागू हुआ। तो 14वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ऑयल इन इंडिया? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है मेरे प्यारे बच्चों ये है ओडिशा। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली में समवर्ती सूची का अर्थ क्या है? केवल केंद्र सरकार के अधिकार, केवल राज्य सरकार के अधिकार, केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार, पंचायत के अधिकार। तो संघीय प्रणाली में समवर्ती सूची का अर्थ क्या है? केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार। तो 16वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 16वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1880, 1885, 1890, 1895। तो मेरे प्यारे बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना वर्ष 1885 ईस्वी में हुई थी। तो 17वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया? यानी भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? औद्योगिक विकास, कृषि विकास, शिक्षा का विस्तार, ऊर्जा उत्पादन। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि विकास। तो 18वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। भाखड़ा नागल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? गंगा, सतलज, यमुना या नर्मदा। तो मेरे प्यारे बच्चों भाखड़ा नागल बांध जो है ना ये सतलज नदी पर बना है। तो 19वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 20वां क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? केवल एक धर्म को मान्यता देना, सभी धर्मों को समान और समान व्यवहार, धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा। तो भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों सभी धर्मों का समान और समान व्यवहार। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके सिलेबस में हिंदी भी पूछी जाती है, तो हिंदी के भी क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मिठास, पुस्तक, लड़का या बाग। अब यहाँ पर बात हो रही है भाववाचक संज्ञा की।
आपने कुछ खाया और आपको भी वो चीज़ मीठा लगा, यानी मीठा लगने के बाद आप अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा मीठी है, यानी ये चाय बहुत ही ज़्यादा मीठी है, तो अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं, तो मिठास में जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या, जिसका शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। जिसका, तो जिसका शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो जिसका सामान होगा तो उसका संबंध उस सामान से होगा, जाहिर सी बात है। तो जिसका जो शब्द है ये संबंध को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य का लिंग परिवर्तन करने पर सही रूप होगा? सूर्या, सूर्या देवी, सूर्य देवी जी, सूर्य माता। जब आप सूर्य का लिंग परिवर्तित करने पर इसका सही रूप क्या होगा? सूर्या माता। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेषण परिमाणवाचक विशेषण है? लाल, मीठा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? परिमाणवाचक विशेषण की। तो इसमें देखिए गाइस, बहुत जो है ना ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है? तो परिमाणवाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप या तौल का बोध कराते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना, यानी बहुत। 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, खाना शब्द में प्रयुक्त, ये ना देख रहे हैं, ये किसका सूचक है? धातु, क्रिया मूल रूप, क्रिया मूल रूप, भाववाचक संज्ञा, उपसर्ग। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक बात आप मेरी ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ये क्रिया मूल रूप के सूचक हैं। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राम ने गेंद मारी, इस वाक्य में राम कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक? तो राम ने गेंद मारी, तो कर्ता ने, जाहिर सी बात है यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया जा रहा है कि कर्ता ने कर्म को, ये आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा तो आप कर सकते हो। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान संबंध का के की अधिकरणमय पर। तो क्या है यहाँ पर जो मेन कॉमन है वो है ने। तो ने किस में आता है? ने आता है कर्ता में, यानी कर्ता ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, सूर्य धन उदय का संधि रूप क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो सूर्य धन उदय का सही रूप क्या होगा? सूर्योदय से आप करोगे। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि सूर्योदय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसको तो मान लिया जाएगा छोटा, या को छोटा मान लिया जाएगा, इसको मान लिया जाएगा छोटा ऊ। तो छोटा प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बना? छोटा आ प्लस छोटा ओ मिलकर ओ बना। तो नियम के अनुसार ओ किस में आता है? तो ओ आता है गुण संधि में। तो सूर्योदय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? गुण संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, उप किस प्रकार का उपसर्ग है? संस्कृत, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी? तो उप किस प्रकार का उपसर्ग है? तो उप जो है ना ये संस्कृत तत्सम उपसर्ग है। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लालिमा शब्द में प्रयुक्त इमा क्या है? प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास। मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो लालिमा, तो लालिमा शब्द में प्रयुक्त इमा शब्द क्या है? उपसर्ग होगा। लालिमा, इमा, लालिमा, इमा, इमा, इमा निकल रहा है। तो लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, राजा धन पुरोहित का समास प्रकार है? द्वंद्व, कर्मधार, तत्पुरुष या बहुप्रिय? तो सबसे पहले आप राजा पुरोहित का समास विग्रह कर लीजिए।
तो वैसे इसको बोला जाएगा राजपुरोहित। तो राजपुरोहित का समास विग्रह क्या होता है? राजा का पुरोहित। तो यहाँ राजा और पुरोहित दोनों पद एक दूसरे से संबंधित है और यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप का हो रहा है, यानी राजा का पुरोहित हो रहा है ना, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंधकार का सही पर्यायवाची है प्रकाश, तम, उजाला या दीप्ति। अंधकार का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो अंधकार का सही पर्यायवाची शब्द होता है तम। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? अब अवमानना, आदर, उपेक्षा, तिरस्कार। इसका अपोजिट कर दीजिए, इसका उल्टा क्या होगा? आदर का अनादर का आदर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अपमान होना, बीमार होना, खुशी होना, अमीर होना। जैसे कि आपने इंटर का एग्ज़ाम दिया, पढ़ने में आप कमज़ोर थे और आप फेल हो गए, तो फेल होने के बाद आप अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हो, यानी नाक कट गई, यानी कि अपमान होना। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घर का भेदी लंका ढाए, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? बाहरी व्यक्ति नुकसान करता है, भीतर का व्यक्ति नुकसान करता है, लंका में आग लगना, युद्ध जीतता। तो घर का भेदी लंका ढाए, ये लोक तृतीय किस पर बिल्कुल सटीक बैठती है? विभीषण के ऊपर बैठती है, विभीषण। तो विभीषण जो था, यानी भीतर का व्यक्ति नुकसान करता है, यानी अपने घर की बातें प्रभु श्री राम को बताता था, यानी इसलिए इसको कहा गया घर का भेदी लंका ढाए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भीतर का व्यक्ति नुकसान करता है। 35वां क्वेश्चन क्या है कि जो समय पर कार्य करता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आलसी, समय पालक, काल पक्षी या कर्मठ। जो समय पर कार्य करता है तो इसका क्या कहोगे? जो समय पर कार्य करता है इसके लिए शब्द क्या होगा? समय पालक। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पादप का तद्भव रूप क्या होगा? पौधा, पेड़, बगिया या बाग। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जब आप पादप को हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो इसका तद्भव शब्द क्या बनेगा? पौधा बनेगा। पौधा जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, आगमन का विलोम शब्द क्या होता है भाई? प्रस्थान, यात्रा, आगत या आमंत्रण। तो आगमन का विलोम शब्द क्या होगा? इसका उल्टा करना है तो प्रस्थान हो जाएगा आगमन का विलोम शब्द। तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। कण कण का पर्यायवाची है, अंश अंश, बहुत बड़ा, थकान या प्यासा। तो कण कण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कण कण यानी कि अंश अंश, कण कण में भगवान, अंश अंश में भगवान। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? डरपोक व्यक्ति हमेशा डरता है, अनुभव से सतर्क रहना, गर्म चीज नहीं खाना, आलसी व्यक्ति होना। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यानी अनुभव से सतर्क रहना। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 40वां क्वेश्चन देखेगा, जो खाने योग्य हो इसके लिए एक शब्द क्या होता है? खाद्य, भोज्य, भोजनीय या उपभोज्य। तो जो खाने योग्य हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? खाद्य होगा। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसके आक्रमण में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम, बख्तियार खिलजी, इब्न बतूता, महमूद गजनवी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो आक्रमणकारी था ये था बख्तियार खिलजी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कब की थी? 5वीं शताब्दी में की थी। और बख्तियार खिलजी ने इसे 12वीं शताब्दी में से इसका पूरा विनाश कर दिया था, यानी इसमें आग लगा दी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, इन विच ईयर डिड द चंपारण सत्याग्रह टेक प्लेस। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1915, 1916, 1917, 1918।
तो चंपारण सत्याग्रह जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये हुआ था 1917 में। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या समुद्रगुप्त? तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है ना मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्ट या मोड़ी? तो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त जो लिपि है मेरे प्यारे बच्चों, यह ब्राह्मी लिपि। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का जो श्रेय है ये जेम्स प्रसेप को जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सोन नदी किस नदी की सहायक है? गंगा, कोसी, गंडक या महानंदा? तो मेरे प्यारे बच्चों, बिहार में सोन नदी जो है ना, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 46वां, विच स्टेट प्रोड्यूस द मोस्ट कोल इन इंडिया? भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करने वाला जो राज्य है यह है झारखंड। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपरिवर्तन किस कारण से होता है? प्रकाश की गति में परिवर्तन, प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का फैलना, प्रकाश का अवशोषण? तो प्रकाश का अपरिवर्तन जो है ना, प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण होता है। तो 47वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट? तो मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत धारा की एसआई इकाई को हम एम्पियर कहते हैं। तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 49 क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कार्बन का कौन सा रूप विद्युत का उत्तम चालक है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या चारकोल? तो कार्बन का जो ग्रेफाइट रूप जो है ना, ये विद्युत का उत्तम चालक है। तो ग्रेफाइट। 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, पृथ्वी का कौन सा मंडल मुख्य रूप से ऑक्सीजन और सिलिकॉन से बना है? विच लेयर ऑफ द अर्थ इज मिनरली कंपोस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन? मेटल, क्रस्ट, कोर या लिथोस्फीयर? तो मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी का जो क्रस्ट है ये मुख्य रूप से ऑक्सीजन और सिलिकॉन से बना है। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, इन विच स्टेट इज अलगप्पा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लोकेटेड? अलगप्पा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो मेरे प्यारे बच्चों, अलगप्पा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ना, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, हु वाज द ऑथर ऑफ व्रत संहिता? यानी व्रत संहिता के लेखक कौन है? चरक, सुश्रुत, वारहमिहिर या आर्यभट्ट? तो व्रत संहिता के जो लेखक हैं ये है वारहमिहिर। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो P बराबर I इंटू वी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, द ओजोन लेयर इज मेनली कंपोस्ट ऑफ विच गैस? ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? O2, O3, CO2 या N2? तो ओजोन परत जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये O3 गैस से बनी होती है। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान विंग। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल कब शुरू हुआ? 1947 से 1952, 1951 से 1956, 1950 से 1955, 1961 से 1966। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है ना 1951 से 1956 के बीच में चली थी। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाइट? 1756, 1757, 1764, 1765। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वर्ष 1757 के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और प्लासी का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो पूरी डेट याद कर लीजिए। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंग प्रदेश का प्रमुख नगर कौन सा है? व्हाट वाज द मेन सिटी ऑफ अंग प्रदेश? वैशाली, चंपा, राजगढ़ या पाटलिपुत्र? तो अंग प्रदेश का प्रमुख नगर जो है मेरे प्यारे बच्चों ये है चंपा। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन लेके देखेगा, किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक होता है? विच मेटल इज मोस्ट कॉमनली यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स? एल्यूमिनियम, तांबा, लोहे या चांदी? किस धातु का उपयोग होता है? तांबे का, कॉपर। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या केरल? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो पहला राज्य था ये था राजस्थान। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द गंगा रिवर? गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2210 किलोमीटर, 2410 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 2650 किलोमीटर? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गंगा नदी की जो कुल लंबाई है यह है 2525 किलोमीटर। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, हिंदी का क्वेश्चन रहेगा, गलत शब्द चुनिए। तो इनमें 4 ऑप्शंस में आपको गलत शब्द की पहचान करनी है। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो गलत शब्द कौन सा होगा? व्यवस्था। व्यवस्था ऐसे थोड़ी लिखा जाता है भाई। व्यवस्था को लिखने का तरीका क्या है? ऐसे, व्यवस्था, व्यवस्था ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, उपयुक्त का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? उपयुक्त का शुद्ध वर्तनी शब्द क्या होगा? उपयुक्त। तो उपयुक्त को कैसा लिखा जाता है? तो उपयुक्त को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा, उपयुक्त ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ उनकी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो गारंटी दे रहा हूँ रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई आप लोगों का। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। देखिए मैथ भी पूछी जाएगी, ये तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन हाँ हिंदी, जीके और बिहार जीके, साइंस, जो भी सिलेबस में आपकी जीके के सिलेबस जो कुछ भी है वो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। और हिंदी वाला जो है मैं आपको ऐसे रटवा दूंगा कि आप 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के, 30 में 30 करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। बस जो मैं क्लासें आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ उन क्लासों को आप देखते रहिए। प्लस न्यू वैकेंसी आई, अगर आप लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो फॉर्म आप पहले भर दीजिए। वाक्य में त्रुटि पहचाने, हमारी टीम ने मैच में जीत हासिल कर ली। अब यहाँ तो जो जीत हासिल कर ली, जीत होगा या फिर विजय होगा? जीत हासिल कर ली, जीत हासिल तो नहीं होगा, ऐसे बनेगा। देखिए आप कह सकते हो कि विजय हासिल के स्थान पर विजय प्राप्त होनी चाहिए, जीत हासिल के स्थान पर विजय प्राप्त होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि हमारी टीम ने मैच में विजय कर ली, विजय प्राप्त कर ली, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। गलत शब्द है तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो इनमें से आपको गलत शब्द की पहचान करनी है। अब देखिए जैसे कि अवसर, अवसर थोड़ी होगा, अवसर होता है ना, तो ये बिल्कुल देखिए गलत शब्द हो जाएगा अवसर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
65 क्वेश्चन देखेगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, वाक्य शुद्धि करें, पढ़ाई करने के लिए समय चाहिए। अब यहाँ पर आपको ये पता करना है कि इसमें शुद्ध शब्द कौन सा होगा। पढ़ाई के लिए समय चाहिए, पढ़ाई के लिए समय चाहिए, पढ़ाई करने के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए समय चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, 65 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ है। अगला क्वेश्चन देखेगा, विज्ञान का अशुद्ध रूप कौन सा है। अब 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और विज्ञान का अशुद्ध रूप क्या होता है, विज्ञान, विज्ञान थोड़ी होगा, विज्ञान होगा ना, तो ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्या बोल रहा है, वाक्य में गलती ढूंढें, मुझे आपसे एक निवेदन करनी है। ये तो नहीं करना है कि शुद्ध प्रयोग करना होना चाहिए, मुझे आपसे निवेदन करना है, ये इसका शुद्ध वाक्य जो है हो जाएगा, यानी कि करनी की जगह करना होना चाहिए। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, गलत वर्तनी है, अनुशासन, प्रशासन, सुरक्षा, प्रतियोगिता। तो इसमें गलत वर्तनी की आपको पहचान करनी है, प्रशासन, ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, प्रशासन। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशासन ऐसे लिखा जाता है, एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि वाक्य शुद्धि करें, वह जल्दी जल्दी भागते भागते स्टेशन पहुँचा। तो यहाँ पर आपको वाक्य की शुद्धि करनी है, तो क्या कहोगे, वह जल्दी जल्दी भागते हुए स्टेशन पहुँचा। तो राइट आंसर क्या होगा, तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, कुशल का अशुद्ध रूप क्या होता है भाई, कुशल का अशुद्ध रूप क्या होगा, कुशाल, कुशाल जो है ना ये अशुद्ध रूप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 71वां देखिए, पर्वत से हम टकराएंगे, कविता के कवि कौन है। सुमित्रानंदन पंत, सोहनलाल द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पर्वत से हम टकराएंगे, कविता के पंक्ति के लेखक कौन है, सोहनलाल द्विवेदी। तो 71वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, नए रास्ते गद्यांश के लेखक कौन है भाई। रामधारी सिंह दिनकर, अमृतलाल नागर, मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन। तो नए रास्ते गद्यांश के लेखक कौन है, तो नए रास्ते गद्यांश के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर। तो 72 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जहां पहिया है पाठ किस लेखक के द्वारा रचित है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वासियान, अज्ञे। पालगुम्बी, साईनाथ, माखनलाल चतुर्वेदी, राहुल शक्यानंद। जहां पहिया है पाठ जो है ना ये पालगुम्बी साईनाथ के द्वारा रचित है। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 74 क्वेश्चन, क्या युद्ध और शांति गद्यांश का हिंदी अनुवादक कौन है। रुद्र नारायण अग्रवाल, अमरलाल नागर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। युद्ध और शांति गद्यांश का हिंदी अनुवादक कौन है, रुद्र नारायण अग्रवाल। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आत्मत्राण गद्यांश के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन, रविंद्रनाथ ठाकुर, अमरलाल नागर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो आत्मत्राण गद्यांश के लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, चलो चांद पर चले कविता के कवि कौन है। नरेश मेहता, परिमला शंकर, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन। चलो चांद पर चलें कविता के लेखक हैं परिमला शंकर। तो 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गांव का घर शीर्षक कविता के लेखक कौन है। आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, ज्ञानेंद्रपति, आचार्य नरेंद्र देव। तो गांव का घर शीर्षक कविता के लेखक हैं ज्ञानेंद्रपति। तो 77 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, सपनों के से दिन कविता के कवि कौन है। गुरुदयाल सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी। सपनों के से दिन कविता के लेखक हैं गुरुदयाल सिंह। तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बड़े भाई साहब गद्यांश के लेखक कौन है। मुंशी प्रेमचंद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरलाल नागर, फणीश्वरनाथ रेणु। तो बड़े भाई साहब गद्यांश के लेखक हैं
मुंशी प्रेमचंद। 79 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो देख रहा हूं कविता के कवि कौन है? नागार्जुन, अज्ञे, धूमिल, केदारनाथ सिंह। तो जो देख रहा हूं कविता के कवि हैं मेरे प्यारे बच्चों, अज्ञे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड वेयर इज इट लोकेटेड? भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है और ये कहाँ पर स्थित है? तारापुर महाराष्ट्र, काकरापार गुजरात, रावतभाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु। तो भारत का जो पहला परमाणु विद्युत संयंत्र जो है ये है तारापुर महाराष्ट्र में। तो 81 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, बिहार का वह कौन सा जिला है जहां मिका के भंडार सर्वाधिक पाए जाते हैं? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ मिका? गया, नवादा, कोडरमा, जमुई। तो बिहार का जो कोडरमा जो जिला है यहाँ मिका के भंडार सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो समान नागरिक संहिता ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे अगर ये पूछा जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट? 1915, 1916, 1917, 1918। तो मेरे प्यारे बच्चों चंपारण सत्याग्रह जो है ना वर्ष 1917 में हुआ था। तो 84 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रकाश का कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तन करता है? लाल, हरा, नीला या बैंगनी? तो प्रकाश का जो बैंगनी रंग जो है ना ये सर्वाधिक अपरिवर्तन करता है। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जीवाश्म ईंधन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। तो जीवाश्म ईंधन में यूरेनियम जो है ये शामिल नहीं है। 86 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत में पंचायती राज प्रणाली का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? 42वां, 44वां, 73वां या 74वां? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली का संवैधानिक दर्जा 73वें संशोधन के द्वारा दिया गया। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। विच गैस इज द मेन केस ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 88 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पद्म भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? केवल खेल, केवल साहित्य, किसी भी क्षेत्र, केवल विज्ञान। तो मेरे प्यारे बच्चों पद्म भूषण पुरस्कार जो है ना किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो 89 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, इन विच ईयर वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च्ड? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? 1972, 1974, 1975, 1977। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है ना वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया। तो 90 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। राजा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो राजा तो एक कोई व्यक्ति होगा ना जो कि सभी जातियों को लेकर चलता है। तो राजा शब्द में कौन सी संज्ञा है? यानी राजा कोई भी बन सकता है, कोई भी जाति का हो। तो इसमें हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। अगर आप परिभाषा याद करोगे, नियम याद करोगे तो आप कभी भी इन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम? निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक? स्वयं
तो स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? तो स्वयं यानी कि निजवाचक सर्वनाम हो जाए। तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिमालय का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या नपुंसक लिंग? तो हिमालय जो है ना, ये एक पुल्लिंग शब्द है। तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दया का उचित विशेषण रूप क्या होगा? दयालु, दयावान, दयामयी या उपयुक्त सभी? तो देखिए, दया का उचित विशेषण दयालु भी होता है, दयावान भी होता है, दयामयी भी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब यहां पर क्या पूछ रहा है? जो ने जो है, सबसे मेन जो पॉइंट है वो यही है कि राम ने सीता को देखा। इसमें कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान को के लिए। तो यहाँ पर जो है ना, कर्ता ने कर्म को ने, ये क्वेश्चन कुछ हमें डाउट लग रहा है। राम ने सीता को देखा, तो इसमें कौन सा कारक होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए, वाक्य में जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे राम इस वाक्य में कर्ता है, और जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। जहाँ सीता वह है जिस पर देखने की क्रिया का फल पड़ रहा है, इसलिए सीता एक कर्म है। यानी भगवान श्री राम सीता को देख रहे हैं, तो भगवान श्री राम जो हैं सीता को देख रहे हैं, तो सीता अपना कर्म कर यानी खड़ी है। तो यहाँ पर जो सीता वो कर्म हो जाएगी। तो 95 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है, और लास्ट वाला शब्द जो होता है वो प्रत्यय होता है। तो अत्याचार में अति जो है ना, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अग्निकुंड किस समास का उदाहरण है? कर्मधार, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुप्रिय? सबसे पहले आप अग्निकुंड का समास विग्रह कर लीजिए। तो अग्निकुंड का समास विग्रह क्या होता है? अग्नि का कुंड, और इसमें कौन सा समास होगा? देखिए, जहां अग्नि आग और कुंड गड्ढा या बर्तन मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं जिसका अर्थ है आग रखने का स्थान या कुंड। तो अग्नि का कुंड यानी कर्ता ने कर्म को का, कर्ता ने हो गया कर्म। अब देखिए, कर्ता में कर्म को भी आ रहा है और का भी आ रहा है। तो अग्नि का कुंड, तो का किस में आ रहा है? तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, आशा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? उम्मीद, निराशा, भय या इच्छा? तो आशा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा का पर्यायवाची शब्द उम्मीद होता है। यानी कि आप किसी व्यक्ति से आशा कर रहे हो, यानी कि आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो मेरी मदद कर दे, यानी मेरी हेल्प कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मेहनत से सफलता पाना, बिना मेहनत के सफलता पाना, किसी को धोखा देना, अवसर खो देना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना यानी बिना मेहनत के सफलता पाना। तो 99 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कक्षा 10 के पाठ पर्वत से हम टकराएंगे के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र। कक्षा 10 के पाठ पर्वत से हम टकराएंगे, तो इसके कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। तो 100 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।